अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आबनाए हुर्मुज़ 24 घंटे भी खुली नहीं रह सकी। अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म न होने की वजह से ईरान ने बहरी रास्ता फिर से बंद कर दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने तहरीरी पैगाम में कहा है कि ईरानी बहरिया दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त का मज़ा चखाने के लिए तैयार है। ईरान की फ़ौज बहादुरी से अपनी ज़मीन, समंदर और परचम का दिफा कर रही है। पासदारानी इनकलाब के मुताबिक जब तक ईरान से बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत पर अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म नहीं हो जाती, आबनाए हुर्मुज़ पर सख्त कंट्रोल और निगरानी जारी रहेगी। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने पासदारानी इनकलाब पर ऑयल टैंकर पर फायरिंग का भी इल्ज़ाम लगाया है। अब से कुछ देर पहले अमरीकी सदर ने कहा कि मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन वो ईरान को ब्लैकमेल करने We'll be talking about Iran later. We have very good conversations going on. It's working out very well. We're talking to them. They wanted to close up the strait again, you know, as they've been doing for years. And they can't blackmail us. We'll have some information by the end of the day. We're talking to them. आबनाए हुर्मुज़ की तरह ही डोनाल्ड ट्रंप के दावे भी 24 घंटे से ज़्यादा कायम नहीं रह सके। कल ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान अफजूदा यूरेनियम की अमरीका मुंतकली के लिए तैयार है और आइंदा कभी भी ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बंद नहीं करेगा। लेकिन ईरान एक दावे की तरदीद ज़बानी और दूसरे की अमलन कर रहा है। अब ट्रंप कहते हैं कि बुध तक जंग के खात्मे के लिए तवील मुद्दती मुआहदा न हुआ तो वो ईरान के साथ जंग बंदी ख़त्म कर सकते हैं और हमले दोबारा शुरू कर दिए जाएंगे। कल कोई सरप्राइज है, कोई शख्सियत वाइट हाउस आ रही है। We have something tomorrow, and it's a little bit of a surprise. I think it's a very positive thing, something I feel strongly about. Somebody's coming to the White House who's very good, very smart, very caring, a person that cares a lot about the country. जहां एक तरफ नाज़रीन पीर को मुज़ाकरात ना होने की खबरें हैं तो वहीं कुछ मस्बत इशारे मिल रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अमेरिका की जानिब से नई तजावीज़ को जांच रही है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में भी सिक्योरिटी सख्त है। ट्रांसपोर्ट अड्डों को बंद कर दिया गया है। इन तैयारियों से तो ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए वफूद की आमद का सिलसिला कल सुबह से शुरू हो जाएगा। मुतल्लिका इदारों को वफूद की आमद के हवाले से आगाह कर दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी तैनातियाँ इतवार को सुबह सवेरे शुरू कर दी जाएंगी। इस तमाम मामले पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मौजूद साबिक़ सफ़ीर बराए अमरीका रहे, चीन रहे, साबिक़ मुस्तक़िल मंदूब रहे अक़वाम मुत्तहिदा के और साबिक़ सदर भी रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के सरदार मसूद खान साहब। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके कीमती वक्त की। और इसके साथ साथ गेती आरा अनीस साहिबा जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर की, वाशिंगटन DC से ज्वाइन करेंगे। आप दोनों की मैं शुक्रगुजार हूँ। मसूद साहब, आपसे सरबात का आगाज़ करती हूँ। एक बार फिर हम देख रहे हैं आबनाए हुर्मुज़ 24 घंटे पहले ये पता चला कि जी आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुल गई है, लेकिन अब फिर वो बंद हो गई है। ईरान इसका इल्ज़ाम अमेरिका के ऊपर लगा रहा है। अमेरिका ये कह रहा है कि ये हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। आपको जो मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल है वो ख़तरे में दिखाई दे रहा है या आप समझते हैं कि ये सिर्फ पोस्टरिंग है दोनों तरफ से? पाकिस्तान का किरदार बहुत हसास है। पाकिस्तान एक मीडिएटर के तौर पर काम कर रहा है और सालिस कभी मायूसी की बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसने दोनों फ़रीक़ैन को एक दूसरे के करीब लाना होता है। पाकिस्तान उसकी कोशिश कर रहा है इस वक्त और कुछ कोशिशें कामयाब हो रही हैं, कुछ कोशिशें कामयाब नहीं हो रही हैं। दोनों फ़रीक़ैन ने गुज़श्ता 24 घंटे में बड़ी सख्त बयानात, सख्त स्टेटमेंट्स दी हैं और उसकी वजह से जो है ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इत्तफ़ाक़ हो रहा है या नहीं हो रहा। जो ईरानी बयानात आए हैं वो बड़े नपे तुले हैं। उन्होंने कहा है कि हम उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं कर सकते जब तक कि कोई फ्रेमवर्क मौजूद ना हो। फ्रेमवर्क से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो ये कह रहे हैं कि ये एक किस्म का नुक्ता आगाज़ हो और उसके बाद जो मुश्किल मामलात हैं उनके बारे में कोई स्ट्रक्चर डायलॉग हो सके। और उधर अमेरिका के सदर बहुत पुरुमीद हैं। उसकी दो वजूहात हो सकती हैं कि एक वाकई को मुज़ाकरात में पेश रफ्त हो रही है पाकिस्तान की वसात से, और दूसरी वजह शायद ये है कि वो मंडियों को मुस्तहकम रखना चाहते हैं, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है ब्लॉकेड की और उसके बाद ईरान के दोबारा ब्लॉकेड की, तो इस वजह से जो है आबनाए हुर्मुज़ ने जो पूरे का पूरा एक किस्म का इर्तियाश और भूचाल पैदा किया हुआ है आलमी मंडियों में, उसकी वजह से
सदर ट्रंप को बार बार एतमाद साजी करना पड़ती है, और बिलखुसूस वो वीकेंड्स के ऊपर जो है इस किस्म के बयानात देते हैं ताकि एकदम जो है कोई बहुत बड़ा बहरान ना पैदा हो जाए। और आज उन्होंने बड़ा खुशी का इजहार किया कि किस तरीके से तेल की कीमतें तेज़ी से नीचे गिरी हैं। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि बुनियादी नुकात पे इस वक्त इत्तफाक नज़र नहीं आ रहा, बल्कि तसादुम बढ़ता चला जा रहा है। यानी आपने अपने इब्तदाई में आपने बताया कि किस तरीके से जो है सदर ट्रंप ने दावा किया कि वो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स उनके हवाले करने के लिए तैयार हैं। ईरान ने कह दिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद ये है कि आबना हरमुज़ के ऊपर भी वो जो है बहुत खुश नज़र आ रहे थे गुज़श्ता दिन, लेकिन आज जो है सूरत हाल बिल्कुल पलट गई है और कुछ जहाज़ निकलने में कामयाब हुए वहाँ से आबना हरमुज़ से, लेकिन नकलो हरकत बंद है इस वक्त। और जो तकरीबन 20 के करीब या इससे ज़्यादा कुछ जहाज़ जो आ रहे थे या कंटेनर्स, ऑयल कंटेनर्स थे जी, उनको वापस लौटा दिया गया आबना हरमुज़ से। तो मैं समझता हूँ कि इस हालत में पाकिस्तान को बड़ी साबित कदमी से आगे बढ़ना होगा। और हमारा ये ख्याल है, हमारा ये तासुर था जब तक ये बयानात नहीं आए कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का तेहरान का दौरा बहुत ही मुफीद साबित हुआ। लेकिन आज ही जो इनके नायब वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने एक बयान दिया कि ये जो लॉन्ग ड्रॉन आउट और अनप्रोडक्टिव टॉक्स हैं इसमें हम हिस्सा नहीं लेना चाहते। दूसरा उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि यूनाइटेड स्टेट्स एक मरतबा फिर जो है इसे कवर के तौर पर इस्तेमाल करके या इसे एक जो है एक क्या कहते हैं कि स्मोक स्क्रीन के तौर पर इस्तेमाल करके एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। और दूसरी तरफ जो है एक कामयाबी भी हुई कि जो ये ईरान का इसरार था कि लबनान में जंगबंदी हुई और अमेरिका के दबाव के तहत जंगबंदी तो हुई है कहने को, लेकिन उसकी मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। मगरबी ज़राए इब्लाग ये कह रहे हैं कि जी वो जंगबंदी कायम है, लेकिन हक़ाइक़ उसके बरक्स हैं। आज भी जो है मेडिक्स को मारा गया है और दूसरी जो बहुत सारे जो उसके खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। मसूद साहब, एक राय ये भी है डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह की पोस्टरिंग की है, ट्वीट्स की बात की, तो क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है वो एक बिजनेसमैन है, तो बिजनेस के आशारियों को देखते हुए वीकेंड्स पे ये इस तरह की वो गुफ्तगू करता है जिससे कभी हमें आशारी ऊपर दिखते हैं फिर कभी हमें नीचे दिखते हैं। सर आप साथ ही मौजूद हैं, गेती आर्या साहिबा भी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। गेती साहिबा, आप क्योंकि वाशिंगटन में हैं तो वहाँ पर क्या सिचुएशन है, एक तो बताइएगा कि मुज़ाकरात के हवाले से आपके पास क्या इत्तलात हैं, क्या खबरें हैं आपके पास, क्योंकि पाकिस्तान में तो टॉक ऑफ द टाउन ये था कि गालिबन संडे से आना शुरू हो जाएंगे वफूद और मंडे को मेन डे होगा जब बातचीत हो रही होगी। वाशिंगटन में क्या है इस वक्त इस हवाले से? थैंक यू किरण। देखिए, बात ये कि डीसी में हम बैठे ज़रूर हैं, लेकिन मसला ये है कि सदर ट्रंप जो हैं वो भी डीसी में ही होते हैं, लेकिन वीकेंड पे नहीं होते हैं आमतौर पे। अब बात ये कि उनका जो टेम्परामेंट है वो सभी को पता है कि वो जो एक अनप्रडिक्टेबिलिटी का फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा उसको एक समझें कि अब तो एक एक्सेप्टेड रियलिटी है। अब कल से अब तक में उनकी टर्न कोई 7-8 दफा चेंज हो चुकी है, मुख्तलिफ किस्म के बयान आ चुके हैं। जो डोमेस्टिक उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है अभी हम उसकी तरफ तो नहीं जा रहे, लेकिन इस वक्त तो हम अब इंटरनेशनल जो सिचुएशन है उसके पैराए में गुफ्तगू कर रहे हैं सारी की सारी। तो यहाँ पर कोई भी चीज वो वसूख से नहीं की जा सकती। आई मीन जो लोग व्हाइट हाउस जा रहे हैं, हम भी जाते हैं, राब्ते में रहते हैं जिन लोगों से, वहां पे भी इस वक्त किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये तो ये भी एक वजह ये भी है कि सदर ट्रंप बहुत ज्यादा जो है कांग्रेस को किसी चीज में इन्वॉल्व उन्होंने किया ही नहीं जब से उनका दूसरा टेन्योर शुरू हुआ है। उनकी एक कैबिनेट है और ज्यादातर उसमें भी वो तमाम फैसले खुद ही करते हैं। तो अब फर्द वाहिद जब एक चीज को बार बार ऊपर नीचे करे या उसी के फैसलों पे जो है ज्यादा इन्हिसार हो, जो भी आपकी पॉलिसीज हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको चीजों को अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा गेती, मुझे ये भी फरमाइए कि एक जो अहम शख्सियत की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, किसका विजिट होने जा रहा है? देखिए, बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन है, मैं तो बिल्कुल भी इस तरफ नहीं जाऊंगी बिकॉज दैट कैन बी डीपली प्रॉब्लमैटिक एंड काउंटर प्रोडक्टिव, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है बहुत किस्म की जो है अफवाहें गर्दिश कर रही हैं डीसी में, और उसमें कुछ अच्छे लोग भी होते हैं
हैं, कुछ खतरनाक लोग भी होते हैं, कुछ का ख्याल है कोई मिलिट्री से किसी का ताल्लुक होगा, किसी का ख्याल है कोई हाई सिविलियन कोई लीडरशिप कहीं से आ रही है, लेकिन इसमें कोई किसी किस्म की कंफर्म्ड कोई रिपोर्ट नहीं है। तो आप इसको अभी र्यूमर की तरह ही ट्रीट करें अनटिल अनलेस कि आपको बिल्कुल कोई ट्वीट नजर आ जाती है और उसके बाद कोई वाकई आ जाता है। क्योंकि देखें, सदर ट्रंप कई दफा बहुत सी बातें कर देते हैं और उसके बाद फिर कोई बहुत ज्यादा उसका हमें इफेक्ट उस तरह से ऑन ग्राउंड नजर नहीं आता। तो ये एक बड़ी खतरनाक चीज है, जबकि पूरी दुनिया इस वक्त बिल्कुल एक जंग के दहाने पे खड़ी हुई है और ऐसी चीजें बार बार ऊपर नीचे होना बहुत बड़ा मुश्किल है। कल हमारे पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर भी यहीं पे थे डीसी में और यहाँ पे मीडिया से मिले भी थे, क्योंकि वो IMF की मीटिंग्स के लिए यहाँ थे और वो भी जाहिर है पुरुमीद थे हमारी तरह, क्योंकि कल अब नाए हरमज के खुलने की बहुत सारी मतलब ईरान ने तो कह ही दिया था, लेकिन इस ब्लॉकेड का एक ब्लॉकेड जो अलग से अमेरिका ने जवाब बंद बना रखा है, उसमें और जो है हमने देखा है कि सख्ती आ गई है उनके इस बयान के बाद, तो वो फिर बंद हो चुकी है। तो अब चंद घंटों के अंदर इतनी चीजें बदल जाती हैं कि आप इस वक्त ये कोई भी चीज वसूख से नहीं कह सकते। अफसोस की बात ये लेकिन उम्मीद ही रख सकते हैं कि चीजें पॉजिटिव किसी तरफ बढ़ी। मे भी ये कोई जो है एक पॉलिटिकल किस्म की पॉस्चरिंग है जो दोनों तरफ से सुनाई आपको दे रही है। बताइए गीती, ऐसी भी इत्तलात आ रही हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब ये जो ब्लॉकेट है ये बढ़ेगा आगे, यानी ये जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट से आगे भी रोका जाएगा, अमेरिकी फौज जो ईरानी जहाज हैं उनको रोकेंगे। क्या इस पर भी कोई काम हो रहा है? नहीं, इसकी तो इतलात नहीं है, लेकिन जो इसमें मसला है जिसकी वजह से सऊदी अरब जो है वो काफी मुतहरक है, बहुत सी और वजूहात के अलावा भी, कि जो रेड सी पे उनका पोर्ट है, जो वाहिद उनका टर्मिनल है जो इस वक्त फुली ऑपरेशनल है, उस पे जो है हौसीज जो हैं वो बहुत करीब उसके उनका एक नजर रहती है उस पे। तो सऊदिया को ये डर है कि अगर ये ब्लॉकेड मुस्तकिल चलता रहता है, ईरान को प्रेशराइज किया जाता है, तो इसकी जवाबी कार्रवाई जो है उनके वाहिद ऑपरेशनल पोर्ट पे भी हो सकती है, एंड दैट वुड बी वेरी मेसी फॉर द होल वर्ल्ड। तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि बात वहां तक ना जाए और ये ब्लॉकेट का जो एक बैक एंड फोर्थ एक खेल चलना शुरू हो गया माजरत के साथ, ये बंद हो। तो ये बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है कि एक तरफ से ऐलान हो जाता है खोल दी गई है, फिर अमेरिका जो डबल डाउन करता है इस पे कि नहीं हम तो नहीं खोलेंगे, तो वो तो एक कंट्रोल करने की सिचुएशन है। दूसरी तरफ जैसे आपने गीती आपने जैसे आगाज में ही कह दिया कि स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन एक सहाफी खुद भी ऑब्जर्व कर रहा होता है सारी सिचुएशन को, क्योंकि इस मामले में सिक्रेसी को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है। हर तरफ हमें नजर आता है कि मामलात हो कुछ और रहे होते हैं लेकिन दिखाया कुछ और जा रहा होता है। तो आपने खुद क्या ऑब्जर्व किया है? क्योंकि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हम बैठे हुए हैं, यहाँ तो तैयारियों से ऐसा लगता है कि ये आने वाले कल परसों तरसों ये बड़े इंपॉर्टेंट डेज हैं। आपको वॉशिंगटन DC में बैठकर वहाँ पे तैयारियों के हवाले से आपको क्या नजर आ रहा है कि आया वाकई कुछ हो रहा है इन 2-3 दिनों में, या सिचुएशन आपको मुख्तलिफ दिखी है? देखिए, एक पॉजिटिव साइन तो है जो कम से कम हमें कल ये नजर आया था और अभी तक ऑन द पेपर तो वो मौजूद है कि ईरान की बहुत बड़ी जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, जो शर्त थी, वो ये कि वो इस टेबल पे इसको बात को संजीदगी से आगे तभी बढ़ाएंगे जब लबनान और इसराइल के दरमियान जो है कोई सीज फायर हो जाता है और वो जो अंधाधुंध बम्बार्डमेंट जारी है और हमले जारी हैं इसराइल की तरफ से वो खत्म होते हैं। तो कल काफी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए सदर ट्रंप ने, पहली बार जो है कि इनफ इज इनफ का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी ट्रूथ सोशल की पोस्ट में इसराइल की गवर्नमेंट के लिए। तो उसके बाद यही समझा जा रहा था कि कम से कम कोई पुश बैक मिला है DC की तरफ से पहली बार इजरायली गवर्नमेंट को कि आप थोड़ा पीछे रहें ताकि मामला को आगे बढ़ाया जा सके। ये एक इसमें पॉजिटिव चीज है। लेकिन दूसरी ही तरफ हमने देखा कि उन्होंने बिल्कुल इजरायली गवर्नमेंट ने इस बात को कुछ अहमियत खास नहीं दी और चंद घंटों के बाद ही जो हैं वो हमले दोबारा, जो हमने कुछ न्यूज आई हैं कि हमले हुए हैं जिसमें कुछ एम्बुलेंसेस भी शामिल हैं लबनान में जिन पे हमला हुआ है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि अगर दो फरीक हैं जो मेन इसको लेके चल रहे हैं, उसमें एक तीसरा फरीक है जिसका बहरहाल किरदार बहुत अहम है इस तमाम सूरत हाल को इस खतरनाक नहज तक लाने में, वो किसी किस्म की कोऑपरेशन के लिए तैयार नहीं होता दिखाई दे रहा। बार बार उनकी तरफ से सीज फायर की वायलेशन जो है वो आती है और यहाँ पे नहीं, गाजा में भी हम देख चुके हैं वो यही करते रहे हैं, पहले भी वो यही कर चुके हैं लबनान में। मतलब UN पीस कीपिंग की अपनी जो है डेटा है कि लास्ट टाइम जब इनका 2024 में लबनान के साथ इन्होंने एक सीज फायर किया था तो 10,000 से ज्यादा इन्होंने वायलेशंस की थी। 10,000 बहुत ज्यादा जो है एक
तादाद है। तो इस सूरत हाल में सबसे बड़ा मसला जो है वो इसराइली हुकूमत का नुक्ता नजर है, और उनको अपने यहाँ से बहुत प्रेशर है अपनी पब्लिक की तरफ से। ये बहुत तशवीशनाक बात है इसराइली गवर्नमेंट को। अमेरिका में जो प्रेशर है वो ये है कि वॉर रोकी जाए, लेकिन इसराइल में ये प्रेशर है कि वॉर जारी रखी जाए। तो आप देखें कि इसमें जमीन आसमान का फर्क है दोनों चीजों में। जी, अच्छा, आपने क्योंकि इजराइल की बात कर दी तो गेती, हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त जो यूएसए में पहली बार गालिबन ये इस तरह की इजराइल के हवाले से जो फ़िज़ा बन रही है, जो उनकी फंडिंग है उसे भी रोका जा रहा है, उसके लिए वोट नहीं दिए जा रहे हैं। इसके अलावा भी जो डिक्लाइन नंबर आ रहा है वो ऑलमोस्ट 60% है, जो पहले के हिमायत की हमें आवाज़ आती थी, लेकिन अब बड़ा मुख्तलिफ सिनेरियो हो गया इसराइल के लिए इस जंग के बाद, जो पहली दफ़ा गालिबन देखने में आ रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये क्योंकि जाहिर है बड़ा डीप रूटेड है उनकी सारी आइडियोलॉजी इसराइल की यहाँ पे, इसराइली स्टेट की, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जाहिर है ये हमेशा ही कहते हैं कि हमारे बहुत भरोसेमंद जो हैं एलाइज है में से एक है इसराइल, और उनकी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। ना सिर्फ ये कि अब ये जो आप देखते हैं बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं और ये हैं, इनके अलावा हुकूमती सतह पे भी बहुत ज़्यादा उनकी इंटरफेरेंस मानी जाती है। अब इस बात पे अमेरिकन जो है वो थोड़े से छिड़ गए हैं, इस बात को उन्होंने रजिस्टर कर लिया। आप ये समझें, खास तौर पर ये जो गजा के बाद सिचुएशन हुई है, मैं यहीं पे थी और मैंने जिस तरह यहाँ पे एक लहर जो है वो बनती हुई देखी, और अभी भी वो वेव जो है वो ताकत पकड़ रही है। यहाँ के लोग अब ये कहते हैं कि हमारा जो टैक्स पेयर मनी है वो कहाँ जा रहा है, हमें सेहत की सहूलतें नहीं मिल रही, हमें मुफ्त इलाज और एजुकेशन नहीं मिल रही, हमारे मॉर्गेजेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और एक तरफ हमें एक और मुल्क है जिसके मफादात को हम आउट ऑफ द वे जाके प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो क्यों, ये क्यों का सवाल जो है वो अब कांग्रेस में बैठे लोगों के लिए दर्द सर बनता जा रहा है। इसी की वजह से आपको ये दिखाई दे रहा है कि अब ये बिल जो आया था वो बड़ा मुश्किल जो है वो रिपब्लिकन्स जो है निकाल पाए हैं। जो आप सही कह रही हैं गेती कि सवालात उठ रहे हैं, जवाब मांगा जा रहा है कि इस जंग के बारे में बताया जाए कि ये जंग हमारी है या इजराइल की है, और अगर इजराइल की है तो फिर अपना टैक्स पेयर वो अपने पैसे के हवाले से सवाल करता है कि फिर वो क्यों लगाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। आप साथी नाज़रीन, अमेरिका और ईरान जंग में अगर किसी मुल्क का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो वो रूस है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने रूस पर डॉलर्स की बरसात कर दी है। ईरान ने जवाबी हिकते अमली के तहत मशरक़ वस्ता में ऑयल फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया, आबनाए हरमुज़ को बंद किया, दुनिया की 20% तेल की सप्लाई लाइन को काट दिया, जिससे रातों रात तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। ऐसे में अमेरिका ने रूसी तेल पर आयद पाबंदियां आर्जी तौर पर उठाईं, 1 महीने के लिए तेल फरोख्त करने की इजाज़त दी, जिसके बाद शुरू हुई असल कहानी। रूस ने यौमिया $150 मिलियन इजाफी कमाना शुरू कर दिए। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक मार्च के महीने में रूस की ऑयल बरामदात दुगनी हो गई। इसने मार्च में $19 बिलियन का तेल फरोख्त किया, जबकि फरवरी में रशियन ऑयल की बरामदात $9.75 बिलियन थी। यानी सिर्फ 1 महीने में रशिया ने तेल बेचकर दुगना फ़ायदा कमाया, और अब अमेरिका ने रशिया को तेल बेचने के लिए मज़ीद 1 महीने की इजाज़त दे दी है। साथ ही आबनाए हुर्मुज़ का मुहासरा भी कर लिया है, और जो भी ईरानी जहाज़ बंदरगाहों से आ रहे थे उन्हें वापस लौटाया जाने लगा है। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अब तक 23 जहाज़ों को वापस भेजा गया है, जिसके बाद चीन जो ईरान से तेल खरीद रहा था वो भी अब मुमकिना तौर पर रूस का रुख इख्तियार करेगा, और ये फ़ायदा भी किसी न किसी सूरत में रूस को ही होगा। जिस वक्त अमेरिका ने रूस पर पाबंदियों में नरमी का ऐलान किया था तो यूरोप से इसकी सख्त मुखालिफत सामने आई थी। यूरोपीय काउंसिल के सदर ने फैसले को तशवीशनाक करार देते हुए कहा था कि इससे यूरोप की सलामती मुतासर होती है और यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए रूसी वसाइल में इजाफा होगा। लेकिन अमेरिका इन तहफ़्फ़ुज़ात को किसी खातिर में नहीं लाया, और इसका नतीजा अमेरिका को हंगरी इलेक्शन में भुगतना भी पड़ा, जहां अमेरिका और इसराइल के हामी विक्टर ओरबान के 16 साला इक़्तिदार का खात्मा हो गया। हालांकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओरबान की मुकम्मल हिमायत की थी और इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले अपने नायब सदर JD वैंस को हंगरी भेजा था। जर्मन नशरियाती इदारे DW के मुताबिक ओरबान यूरोप के इस तरह के रहनुमा के तौर पर जाने जाते थे जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीब थे। उन्होंने यूरोपीय यूनियन की जानिब से यूक्रेन के लिए इमदाद को भी रोक रखा था। जब यूक्रेन रूस के खिलाफ दिफा कर रहा है, यानी अमेरिका की जंगी हिकमत अमली से अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को नुकसान हो रहा है, जबकि इसके दुश्मनों को फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। रूसी भी सोचते होंगे
दुश्मन हो तो ट्रम्प जैसा। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। सारी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं, इस्लामाबाद पर हैं। पाकिस्तान इस वक्त क्या कुछ कर रहा है उस पर हैं। कुछ ज़रा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर लेते हैं, जिन्होंने अपना पहला जलसा जो 9 अप्रैल को होना था वो तो कैंसिल किया, लेकिन उसके बाद कल मर्दान में जलसा करने का ऐलान कर दिया है। और जलसे के हवाले से कुछ जो अहम रहनुमा हैं वो बड़े नाराज़ दिखाई देते हैं कि उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर और बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से बड़े मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आईनी और कानूनी तरीके से बुशरा बीबी को रिहा करवाएंगे। अलीमा खान साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन लीडरशिप है, ख़ास तौर पर सलमान अकरम राजा साहब, इन्हें हम देख रहे हैं, ये दोनों आमने सामने आ गए हैं। बड़ी हार्ड हिटिंग हो रही है, बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। और फिर साथ साथ बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे, जहाँ गालिबन उनकी सर्जरी हुई है और उसके बाद बुशरा बीबी की इमरान खान से मुलाकात भी हुई है, ऐसी भी इत्तलात आई हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या चल रहा है, शेर अफजल मरवत साहब जो कि रुकने कौमी असम्बली हैं हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ मरवत साहब। सबसे पहले तो मुझे ये फरमाइए, कल मर्दान में जलसा करने जा रही है पीटीआई, क्या फ़र्क पड़ेगा सर इस जलसे से? क्या खान साहब की रिहाई हासिल हो जाएगी, मुलाकातों की बहाली हो जाएगी, या अस्पताल मुंतकली के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही है कि उनको जेल से मुंतकिल कर दिया जाए वो हो जाएगा? क्या फ़र्क पड़ेगा इस जलसे से? बहुत शुक्रिया किरण। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 2 साल से ठामकतुइयां मार रही है, और बावजूद इसके कि इन सबको इल्म है कि इनको करना क्या है, जिसके करने से खान साहब को और पीटीआई को आसानियां पैदा हो सकती है, वो करने के बजाय जब से मौजूदा वज़ीर आला साहब आए हैं, क्योंकि अली अमीन खान ने ये वतीरा बना लिया था कि वज़ीर आला ऑफिस को जो है वो सेंटर ऑफ एजुकेशनल पॉलिटिक्स बना दिया था, तो लिहाजा उसके बाद इसका तसलसल जारी रखने के लिए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने दावा किया कि वो एहतजाज के चैंपियन है, और जिसके बाद उन्होंने फौरन 24 नवंबर को इस्लामाबाद आने का इंदिया दिया, और इसके बाद 8 फरवरी का जलसे का ऐलान हुआ, 9 अप्रैल का हुआ, आज़ादी फोर्स और जिंदगी या मौत कंटेनर, ये सारी चीज़ें जो है बयानात की हद तक थी, क्योंकि जो दावे और जो तवक्कुआत उनसे वाबस्ता थी वो पूरी नहीं हुई। और यूं जो है गुज़िश्ता 1 माह से उनका ग्राफ गिरता नजर आ रहा था, जिसको जो है बचाने के लिए उन्होंने जब आतिफ खान ने कोर कमेटी में केपी हुकूमत की जो करप्शन की दास्तानें हैं उस पे लबकुशाई की, क्योंकि आतिफ खान मर्दान से ताल्लुक़ रखते हैं और रीजन के सदर हैं, तो आतिफ खान को खुश करने के लिए एक तरफ कि उनका मुंह बंद हो जाएगा और मर्दान को कुछ मंसूबों का ऐलान कर देंगे, और दूसरी तरफ जो है वर्कर्स की तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने मर्दान में जलसा रख दिया, जबकि सबको इल्म है कि मर्दान जलसे से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, ना खान की रिहाई और ना खान से मुलाकात में कोई मुफीद साबित हो सकती है। तो लिहाजा कल मर्दान का जलसा, इस पे वर्कर का बहुत ही वसी रद्द अमल आया है, और हजारों वर्कर ने इस जलसे के बाइकाट का ऐलान किया है। और मुझे ये अंदेशा है कि कल जलसे में जो भी क़यादत जाएगी उनकी खुशामदीद के लिए जो है वो वर्कर बड़े मुस्तैल अंदाज में बैठे होंगे, और कल का जलसा। अच्छा मरवत साहब, मुझे ये फरमाइए, आपने कहा कि पिछले 2 साल से जो कुछ पीटीआई कर रही है वो नहीं कर रही जो उन्हें करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए जिससे ये रिहाई मुमकिन हो पाएगी? देखिए, पीटीआई को ये तजर्बा हो चुका है ना। गुज़िश्ता 3 दफा जब हमने एहतजाज किए, लॉन्ग मार्च हुए और इस्लामाबाद के हदूद में पहुंचे, तो हमें इन्होंने इंगेज किया, इन्होंने हमारे साथ डायलॉग किए, और डायलॉग के नतीजे में खान की रिहाई 3 दफा होते होते रह गई है। ये मर्दान में जलसा करना, पेशावर में करना, कुआट में करना, पाकिस्तान के किसी खिते में कर ले, मां सिवाय इस्लामाबाद के इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और यूं जो है ये मर्दान के जलसे से कोई एक भी शऊर आदमी नहीं बता सकता है कि इस्लामाबाद में जलसा करने से मसाइल हल होंगे, या इस्लामाबाद में मुज़ाकरात टेबल पर आने पर मामलात हल होंगे। और अगर आप इस्लामाबाद में बिलखुसूस बात करें जलसों की, तो यहाँ तो इजाजत ही नहीं मिलती सर। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, यहाँ पे जलसे मैंने किए हैं,
और इन्होंने हम पे लाठीचार्ज भी किए, हमें हमारे खिलाफ पर्चे भी किए, फिर अली अमीन खान ने किए हैं। और उन्हीं जलसों के तोफेल तो 3 दफा हमारे मुज़ाकरात हुई। वो जलसे नहीं थे बल्कि धरने हुआ करते थे। आपको 24 नवंबर याद है, इससे पहले संगजानी का जलसा आपको याद होगा। मैं आपको गुजारिश ये करूं कि इस्लामाबाद में सिर्फ जलसे से मसला नहीं होगा, फिर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च और लॉन्ग मार्च के साथ ही धरने का प्रोग्राम बनाना होगा, तभी जाके कोई एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत पीटीआई को एंगेज कर सकेगी। अच्छा, अब मुझे बताइए, ऐसी खबरें आ रही हैं जो कल का जलसा मुर्दान का है उसके हवाले से महमूद अजगज़ई साहब नाराज हुए हैं कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया। देखिए, महमूद खान अचकज़ई साहब, अलामा साहब और साथ साथ अलीमा खानम, ये सब ये एक चीज समझ गए हैं कि केपी हुकूमत जो है वो वहाँ जो वज़रा है, काबीना है, वो मज़े लूट रही है और नाम उनका इस्तेमाल होता है, या जो बदनामी है वो उनके खाते में जा रही है, नाकामियां उनके खाते में जा रही हैं। अभी तक तो वज़ीर आला ये कहते रहे कि जी मेरे हाथ बंधे हुए हैं, तो लिहाजा इसके हाथ तो किसी ने बांधे नहीं थे, अलबत्ता एस्टेब्लिशमेंट ने जरूर बांधे हुए हैं, जिनके साथ इनके बड़े खुशगवार ताल्लुकात बन चुके हैं, और उन्हीं को राजी रखने के लिए खान की रिहाई की तरफ इनकी कोई तवज्जो नहीं है। आप साथ ही मोटर सा ब्रेक एक मैंने लेना है, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, शेर अफजल मरवत से मजीद बात करते हैं। एक बार फिर जी खुशामदीद आपको कहती हूँ। प्रोग्राम के इस हिस्से में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात हो रही है। शेर अफजल मरवत साहब साथ मौजूद हैं। मरवत साहब, अभी 1-2 रोज़ में बुशरा बीबी साहिबा की सेहत के हवाले से भी बात हुई, उनकी आँख की सर्जरी के हवाले से भी मालूम हुआ, उसके बाद उनको हॉस्पिटल से देन अगेन जेल मुंतकिल भी कर दिया गया। अब बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं, वो कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह से कानूनी तौर पर उनको बाहर निकाला जाए, उनकी रिहाई मुमकिन बनाई जाए। क्या कहते हैं आप, किस तरह से कोशिशें हो रही हैं, किस तरह से मुतारिक हैं वो, क्या बैकडोर कोई राब्ते वगैरह हो रहे हैं पीटीआई के? बैरिस्टर गौर साहब वाहिद अब शख्सियत रह गए हैं अली अमीन खान के हटाए जाने के बाद, जो एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। माजी में बहनों की मुलाकातें भी उनकी तफील हुई और ख़ानदान की मुलाकातें या बुशरा बीबी के ख़ानदान की मुलाकातें भी उनकी तफील होती थी। लेकिन जब जिस दिन मोहतरमा अलीमा खानम ने यह इल्ज़ाम लगाया कि बुशरा बीबी के ख़ानदान के लोग जेल से पैगाम रसानियाँ करते हैं उनके लिए, तो इसके बाद इनकी मुलाकातें भी बंद हो गई। अब जब बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से मसले मसाइल उठे, माजी में भी एस्टेब्लिशमेंट ने बैरिस्टर गौर साहब को जो है कॉन्टेक्ट किया था, और अभी भी जब खानदान ने वावेला मचाया बुशरा बीबी के खानदान ने, तो बैरिस्टर गौर की दावत रिक्वेस्ट पे उनकी मुलाकात भी कराई गई। बीबी साहिबा जो है उनका आंख का काला मोतिया बताया जाता है जो उनको हुआ, और जिसके लिए सर्जरी करनी पड़ी, और सर्जरी के बाद गर्चे डॉक्टरों की ख्वाहिश थी कि उनको अस्पताल में 1-2 दिन रख ले, लेकिन मजबूरी की वजह से जो है उनको वापस जेल ले जाना पड़ा। उम्मीद ये है बैरिस्टर गौर साहब ये कोशिशें जरूर कर रहे हैं कि किसी भी तरह हो बुशरा बीबी को बाहर निकाला जा सके, लेकिन दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर के साथ आपका ऐसा राब्ता है शेर अफजल मरवत साहब कि आप पार्टी में नहीं होते हैं, उसके बाद भी आप पार्टी मीटिंग्स में जाकर बैरिस्टर गौहर के साथ बैठे होते हैं, तो उन्होंने आपको बताया क्या वो कोई राब्ता वगैरह कर रहे हैं बुशरा साहिबा के हवाले से, अनकरीब कोई रिहाई मुमकिन है? मैं आपकी तस्दीक कर दूं, मैं पूरी पार्टी के साथ बैठा होता हूँ और हर एक बात जो है मेरे सामने होती है। अच्छा, मुझे ये तो बता दें अलीमा खान साहिबा, बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से कि उनकी कोई रिहाई मुमकिन है अभी करीब में? बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई जो है वो मुझे बादी नजर में तब तक नजर नहीं आ रही है जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये लाएअमल न दे कि उन्होंने इस्लामाबाद में धरने के लिए आना है। बैरिस्टर गौर साहब की मिन्नतें हो सकती हैं, उनकी एक गुडविल भी है, उनको पसंद भी किया जाता है, लेकिन
खैबर लेकिन पख्तूनख्वा में आपको वो मेहनतें रंग लाती हुई दिखाई नहीं दे रही। ठीक, मरद साहब मुझे ये फरमाइए, मेरे पास जरा बहुत सारे सवाल हैं, मैं चाह रही हूँ कि तमाम सवालों के जवाब आपसे लूँ। आप मुझे फरमाइए सर, पहले आप, फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर, फिर बैरिस्टर सैफ और अब सलमान अकरम राजा साहब, ये भी हलीमा खान साहिबा से नाराज हैं। आप कहते थे कि सलमान अकरम राजा साहब को लाया गया या सलमान अकरम राजा साहब इतने अहम ओहदे पर हैं तो ये तो हलीमा खान साहिबा की वजह से हैं। अगर ऐसा है तो फिर जो अभी हो रहा है ऐसा क्यों? देखिए, मोहतरमा हलीमा खानम साहिबा को या तो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है या फिर उनको लोगों की पब्लिक में तज़हीक करना कोई एक अमूमी काम नजर आता है। आपने देखा होगा, ये आपने 4 नाम लिए, इसके अलावा कोसा साहब हैं, अली जफर साहब हैं, जुनैद अकबर खान साहब हैं, 20 नाम ऐसे हैं जिन पे वो लबकुशाई कर चुकी हैं और पब्लिक में तज़हीक कर चुकी हैं। लेकिन वकला का मामला दूसरा होता है। वकला रिएक्ट जरूर करते हैं। ये हकीकत है कि पार्टी में चंद कलीदी ओहदों पे मोहतरमा हलीमा खानम अपने लोगों को लाई, जिसमें एक सलमान अकरम राजा साहब भी थे जो उनकी सिफारिश पे लाए गए। और सलमान अकरम राजा साहब का मसला ये है कि वो चाहते ये हैं कि चेयरमैन और दीगर तमाम जो लोग इख्तियार थोड़ा बहुत रखते हैं वो सब वो करें जो वो चाहते हैं, लेकिन बहनें जो है वो सलमान अकरम राजा को वो करने नहीं दे रही है जो वो करना चाहते हैं। और यही नतीजा निकला जब हलीमा खानम ने उन पे लबकुशाई की तो जो जवाब उन्होंने दिया वो भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन था। जो जुबान इस्तेमाल की, लानत के डोंगरे बरसाए पार्टी के बयानिए पे, हलीमा खानम पे। तो इस बयान से, इस रिएक्शन से और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है इसका इयादत भी किया, इससे पार्टी की सोशल मीडिया सही। आप कह रहे हैं हलीमा खान साहब वो करने नहीं दे रहे, राजा साहब करना चाह रहे हैं। अब सुनिएगा जरा, सलमान अकरम राजा साहब से आज सवाल हुआ है कि हलीमा खान पर शेर अफजल मरवत और दीगर इल्जामात लगाते थे, आज वो खुद लगा रहे हैं, तो उन्होंने जवाब क्या दिया, जरा सुनवाइए शेर अफजल मरवत साहब को, फिर सर जवाब दीजिएगा, सुनवाइए। दो बातें कभी बाजी में शेर अफजल या मिशाल यूसुफजई ने की, वो सरसरियन बुग़्ज़ पर मबनी है। मैं हलीमा खानम से एक प्यार का रिश्ता रखता हूँ। मैं हलीमा खानम को अपनी बड़ी बहन समझता हूँ। मैं उनके खुलूस और उनकी नीयत पर कभी शक नहीं कर सकता। लिहाजा आप मुझे बिल्कुल किसी और से ना मिलाएं। सियासी हिकमत अमली के हवाले से इख्तलाफ हो सकता है, अल्फाज के हवाले से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनका जो खुलूस है उसके हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं। मरद साहब, 2 रोज पहले जब सलमान अकरम राजा साहब बड़े नाराज थे मुख्तलिफ बातों पर जब वो अपनी बात कर रहे थे तो साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि किसी और से ना मिलाएं उनको। देखिए, हमारी बातें उसको बुग़्ज़ नजर आ रही हैं और खुद जो लानत उन्होंने बरसाई है वो प्यार है, बड़ी बहन के साथ खलूस है, इसकी समझ नहीं आती है। बड़े वादे 2 ठोक अल्फाज में सलमान अकरम राजा ने कहा कि खान ने सख्ती से मना किया है कि हलीमा खानम सियासी अमूर में दखील हो। वाज़े तौर पे उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल के बाइकाट का फैसला जो ये नहीं होते देखना चाहती है वो हमारा दुरुस्त फैसला था। उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि मैं इस मनसब पे भी लानत भेजता हूँ, इन बहनों ने मेरी मिन्नतें की, खान ने भेजा। समझ ये नहीं आती है कि 2 साल से तो इन्होंने पार्टी को टिकाने लगा दिया। इसमें कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि खान इसकी मिन्नतें कर रहा था। खान का ये फैसला, वो साथ में ये भी कह रहे थे कि इस बार भी मैं इस्तीफा दे दूंगा। मुझे ये फरमाए मरद साहब, वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपसे पूछना है। ये जो कमेटी से आपको हटाया गया है, इसके हवाले से आपने फिर ट्वीट भी किया। आप कह रहे हैं कि वजीर आला सुहेल आफरीदी की तैनाती और उनके फैसलों को गैर कानूनी और कानून से मुतसादिम करार देकर आप अदालत जाने का ऐलान कर रहे हैं, तो गैर कानूनी है क्या, इसमें कुछ बताइएगा। देखिए, साकिब निसार साहब की अदालत में इमरान अहमद खान नियाजी बना में मियां नवाज शरीफ साहब, ये एक केस रिपोर्टेड है 2018 का, जिसमें इमरान खान गए कि चूंकि नवाज शरीफ सब कन्विक्टेड हैं तो लिहाजा इनके कोई सियासी फैसले जो हैं कोई औकत नहीं रखते हैं। और ये सेनेट के टिकटों का फैसला मियां साहब ने किया था, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि कोई भी शख्स जो कन्विक्टेड हो वो अगर कोई फैसला करता है तो उसकी कोई कानूनी नताइज नहीं होंगे। जब सलमान अकरम राजा नहीं, आप यानी आप अदालत से जो इस्तदा करेंगे वो ये है कि क्योंकि इमरान खान साहब कन्विक्टेड हैं और उनके फैसले पर सुहेल आफरीदी साहब ने ये फैसला किया है, तो ये बुनियाद होगी आपकी अदालत जाने की। मेरी बुनियाद ये होगी कि जो फैसला खुद इमरान खान के कहने पे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है
उन्हीं हालात में सुहेल अफरीदी को लाया गया। सलमान अकरम राजा ने जो है खुल के कहा कि खान के हुक्म पे अली अमीन को माजूल किया जाता है और इनको लाया जाता है। तो लिहाजा अगर वो फैसला मियां साहब और कब जा रहे हैं अदालत आप? कहने पे मेरा ख्याल 1 हफ्ते के अंदर जा रहा हूँ। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शेर अफजल मरवा में आप साथ मौजूद थे और जो ऐलान आपने किया है अपने सोशल मीडिया पर उसके हवाले से कह रहे हैं कि विद इन अ वीक आप अदालत जाएंगे ये सारे मामले को लेकर, जहाँ इमरान खान के फैसले अब हुए हैं इसको बुनियाद बनाकर। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है नाज़रीन, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपने और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।